तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 20 फरवरी को यहीं से सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक ना, आप लोग फटाफट से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे, और कैसे आप सभी को इससे याद करना है, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। आप लोग कॉपी में फटाफट से नोट कर लीजिएगा। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है, जिनका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, तो एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे भी नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है, इसका आंसर है, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। कितना इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा, केवल 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो। देखिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इनका संरक्षण या बचाव करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आप इतना सारा लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक ना, और VVI क्वेश्चन है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला साल भी पूछा गया था, यानी कि पिछले साल 2024 में भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन को लाए हैं। देखिए बोल रहा है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आप लोग अच्छे तरीके से याद करके लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है, मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति एवं संरक्षण साथ ही साथ हो जाती है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है, वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। देखिए इसमें 4 उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। आपको नंबरिंग भी देते जाना है कॉपी में, तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसे आप लोग लिखेंगे। तो वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इनका आवास छीन गया है और ये बेघर हो गए हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपादन का दोहन हुआ, जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने। और तीसरा लिखेंगे, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। और चौथे में सबसे लास्ट में लिखेंगे, वन जीवों के शिकार और इनके व्यापार से भी वन जीवों का ह्रास तेजी से हुआ। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर ये 5 नंबर मिल जाएगा अच्छे तरीके से, और आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, रेड डेटा बुक क्या है।
रेड डेटा बुक क्या है? 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो सूची बनाई जाती है उसे ही रेड डेटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक ना, आप लोग इसे भी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए चिपको आंदोलन क्या है? तो इसका आंसर है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरवन लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोगों ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेरकर उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया है। ये 2 नंबर का एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, खनिजों के निरंतर दोहन पर निरंतर करके, उनका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज करके एवं उनके विकल्पों को खोजना। खनिजों को अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे, कितना 5 उपाय यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप 5 उपाय को लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। 1 नंबर में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना, 1 नंबर हो गया, इसमें से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगला है अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, तो इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 1 1 2 हो गया। अगला पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और निजी वाहन का उपयोग कम करें, इतना आप लोग लिख देते हैं, इसमें भी 1 नंबर। फिर लोगों को शिक्षित करें, इसमें भी 1 नंबर, यानी कि कुल हम लोग जोड़ेंगे तो सारा का सारा हम लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन से। और कितना इजी था देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड क्या है? श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अगर आपको ऑपरेशन फ्लड भी पूछे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है तो यही आंसर लिखिएगा। दुग्धी क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 जनवरी 13 में हुई थी, यानी कि 13 जनवरी 1970 को हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है। देखिए 2 नंबर का ये हर बार पूछा जाता है, तो आपको लघु उत्तरीय का टेंशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखिए पहले व्यापारिक कृषि को यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे, वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, इनमें किसान नए तकनीक का प्रयोग कर सब फसल का उत्पादन करते हैं, ये व्यापारिक कृषि हो गया। और यहाँ पर निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव तथा किसानों की स्थिति दयनीय होता है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का। अगला प्रश्न है, देखिए बोल रहा है भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका 5 तरीके से सुधार लाया जा सकता है। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, आप लोग इतना लिख देंगे तो। देखिए इसका आंसर है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके सुधार लाया जा सकता है। 1 नंबर में लिखेंगे, सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। और दूसरा है, ट्रैक्टर
ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन देना चाहिए। अगला है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। और चौथा है कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भाग खाद्यान्न फसल लगाया जाए। और पांचवा है टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करनी चाहिए। ये 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर आपको कन्फर्म है कि मिल जाएगा। और हर साल ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटने वाला है, अगर आप लोग इतना सारा केवल कर लीजिएगा तो। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है अगला प्रश्न है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है जैसे कागज उद्योग, दंतमंजन, चाय, चीनी, सीमेंट, पंखा उद्योग आदि। ये 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है, पिछले वर्ष भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है बोल रहा है प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है उसे प्रदूषण कहते हैं। या फिर इसको नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है जिसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इतना आप लोग लिख देंगे ना तो आपको 2 नंबर कन्फर्म ही मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है बोल रहा है भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है भारत की निर्यात वाली वस्तुएं भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंध, अयस्क एवं खनिज तथा सामान शामिल है। भारत की आयात वाली वस्तुएं आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, लौह धातु आदि है। यहाँ पर 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, इतना आप लोग लिख देंगे। तो अगला प्रश्न है बोल रहा है बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न है। तो 1 नंबर में उष्णार्द्र जलवायु, दूसरा में तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, तीसरा वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चौथा मिट्टी जलोढ़ की चिकनी होनी चाहिए, और पांचवा बुआई जून से अगस्त, कटाई सितंबर से नवंबर में होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है बोल रहा है बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है इसका बिहार में दलहन फसल में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। चना, मसूर, खेसारी एवं मटर रबी दलहन की फसलें हैं और तथा अरहर तथा मूंग खरीफ की फसलें हैं। दलहन उत्पादन में पटना प्रथम स्थान पर है तथा औरंगाबाद और कैमूर क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं स्वर्ण परियोजना के महत्व में प्रकाश डालें। यहाँ पर आंसर है बिहार की नदी घाटी परियोजना निम्न है। 1 नंबर स्वर्ण नहर, सारण नहर, ढाका नहर, त्रिवेणी नहर, कोसी नहर। और गंडक नहर स्वर्ण नहर का यहाँ पर चर्चा किया गया। यह स्वर्ण सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। इसे 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया। इससे 2 नहरें निकली। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। सतत विकास क्या है। तो इसका आंसर है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी
ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग लिखेंगे भारत में आने वाले 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। ये प्लानिंग कमीशन कहते हैं। और भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसके प्रधान अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक ना। इसी को राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। 2 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा अगर आप इतना लिख देंगे तो। ठीक है। अगला प्रश्न है बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। तो इसका आंसर लिखेंगे राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। और यहाँ पर अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट क्या है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक शारीरिक मानसिक विकास का निर्धारण करना है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है बिहार एक पिछड़ा एवं अत्यंत गरीब है क्यों? तो इसमें आंसर लिखेंगे बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि यहाँ गरीबी का व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की बसर प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर 41.4% राज्य की प्रतिनिधित्व करती है। बाहरीय आय पूर्व देश में न्यूनतम है जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। यही वजह है कि बिहार एक गरीब राज्य है। ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न था। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये हर बार पूछा जाता है क्योंकि बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है तो बिहार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बोल रहा है मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे मुद्रा करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। और अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का देन वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन विनिमय है और प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। और अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे देखिए क्रेडिट कार्ड हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी इसे क्रेडिट कार्ड ही कहा जाता है। इसका आंसर लिखेंगे क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं
वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बोल रहा है साख क्या है। साख क्या है? साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा, जिससे व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होता है। अगला प्रश्न है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं और उनकी आमदनी काफ़ी कम है, फलतः ब्याज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए उन्हें साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, बोल रहा है व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य को लिखें। तो इसका मुख्य कार्य है, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य अयोग्यता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। अगला प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, सहकारिता का अर्थ है कार्य करना जुलकर मिलजुल कर एक साथ, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति द्वारा हुई, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, बोल रहा है स्वयं सहायता समूह क्या है? तो इसका आंसर है, स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक छोटा ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सके। और अगला प्रश्न है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? इसका आंसर है, जब कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करती है, उसी धन में से खर्च करने के बाद वह शेष रुपये जमा कर पूंजी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। इसका आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्न है। एक है कॉल सेंटर यानी कि कस्टमर केयर, रिकॉर्डिंग सेंटर संगीत की रिकॉर्डिंग, और तीसरा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, चौथा चिकित्सा संबंधी परामर्श। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बैंकिंग सेवा, ये 5 सेवा क्षेत्र बताने के लिए बोला था, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, नागरिक सेवाएं आदि। और यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पर नहीं है। तो अगला प्रश्न है, बोल रहा है आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? तो इसका आंसर लिखेंगे, आर्थिक संरचनाएं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास से सभी क्षेत्रों में संबंध होता है। आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। और अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, बिहार के कई जिला ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई की अच्छी उपज नहीं होती है। ऐसे जिलों में रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा एवं पटना आते हैं जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में वर्षा का भी कमी रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम 50 से भी प्लस लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बता दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को जो है 20 फरवरी को यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं 110% कि आप सभी का एक भी क्वेश्चन
लघु उत्तरीय से नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय से नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने में क्या जाता है, कुछ नहीं। तो आप लोग अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए गए। तो आपको कमेंट करके बताना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ है, और अच्छे तरीके से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात बता दें कि क्वेश्चन को भी बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैनल पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और इसका सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम बता दिए हैं, वहाँ पर जाकर के चैनल में देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बता दिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली